जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार आपके अपने परिवार एकलव्य राम कुमार में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल जहां पर हमने सवाल छोड़े थे क्लास 9th के बालाजी प्रकाशन के 26 तक हमने प्रश्न कर लिए थे विविध प्रश्नावली के। अब हम स्टार्ट करेंगे 26 से आगे के प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड पर दर्शाए गए हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा की प्रकृति ज्ञात कीजिए। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि दो क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। चाचा ने कहा मैं तुझे तो मुझे तो क्या है पता है अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, रूढ़ में लिखी रहती हैं। मैंने कहा वाह चाचा आप तो सीख गए थे। तो उसमें कहा गया कि दो अपरिमेय संख्या गुणा की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मैं सेम टू सेम संख्या से गुणा करता हूँ, यानी अपरिमेय को अपरिमेय संख्या से गुणा करता हूँ एक सी जैसी, तो क्या होता है? मुझे परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। जब √3 का 2 बार गुणा होता है तो रूट से रूट कट जाता है, तो 3 अकेला प्राप्त होता है। ये मैं आपको बता सका हूँ। तो अगर परिमेय संख्या गुणा करते हैं तो हमें क्या होती, सॉरी अपरिमेय का गुणा करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो सकती है। ठीक है, या अपन √3 और अगर 4 गुणा करेंगे तो फिर √12। तो कहने का मतलब ये है, अगर उसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, यानी उसी परिमेय संख्या में और उसी परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है, तो अपरिमेय संख्या उसी अपरिमेय संख्या में गुणा किया जाता है तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर परिमेय संख्या का अन्य परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अगर हम अपरिमेय संख्या से दूसरी अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। पहले प्रश्न का आंसर ए है। अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है अपन से? √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप कहोगे मुझे तो भैया पता है कि बीच की संख्या का सूत्र क्या होता है। बीच की संख्या का सूत्र होता है x + के y/2। अब आपको भैया मैंने x बराबर मान लिया √2 और y बराबर मान लिया √3। बस मैं क्या करूँगा, x की जगह √2 लिखूँगा और y की जगह √3 लिखूँगा। अब मैंने कल आपको √2, √3, √5, कल √11 की आपको मान निकालना सिखाया था। कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं अपन भाग विधि से। कैसे निकालते हैं बेटा? भाग विधि से। जब आप भाग विधि से इसको हल करोगे तो इसको मान आएगा √2 का 1.414 प्लस √3 का मान निकालो तो 1.732 आएगा। और नीचे कितने लिखे बेटा? 2। अब इनको क्या करना, अपन को जोड़ना। अगर तुम्हें जोड़ना नहीं आता तो क्या लिखो? 0.141, दशमलव के नीचे दशमलव। अब इनको क्या कर दो बेटा? जोड़ दो बड़े आराम से। 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 4 यानी कि 1 और 1 2 और 1 3। तो आंसर कितना आया बेटा? 3.146/2। अब तुम्हें क्या करना है? इस 2 का इसमें क्या करना? भाग देना है। अब भाग लो। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6। ये बेटा आपका परम सत्य आंसर आ गया है। ये आपका क्या आ गया बेटा? परम सत्य आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से आपको इस सवाल को हल करना था। ठीक है, नंबर बेटा 29 और 30। पहले अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। 29 क्या कह रहा है? 29 कह रहा संख्या कोष्ठ में 3 - के √7 कोष्टक 3 + के √7 का प्रकार ज्ञात कीजिए कि यह किस प्रकार का है। तो कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। संख्या देखो सेम टू सेम है, तो इधर भी सेम टू सेम है, इधर भी सेम टू। बस फर्क काय का? एक संख्या प्लस में और एक संख्या माइनस में है। तो हमें तुरंत दिमाग में टच करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? जब भी संख्या समान हो और गुणा में लिखी हो और एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो, तो हमें दिमाग में तुरंत टच करना चाहिए कि इसमें सूत्र क्या लग रहा है कि एक बार लिखा जो प्लस में और एक बार लिखा काय में? माइनस में। तो इसका मतलब होता है a² - b² का क्या होता है बेटा? ये सूत्र होता है। तो हम भी क्या करेंगे? √3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस √7 का स्क्वायर करेंगे। तो तुम्हें पता है 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 9। और रूट का मैंने बताया था, रूट से सिर्फ क्या करता है? √ कट जाता है, तो सिर्फ कितने आएंगे बेटा? 7। और 9 में से 7 घटेंगे तो बचेगा बेटा 2। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा? आपका फर्स्ट क्लास आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है? 36/100 का दशमलव रूप ज्ञात कीजिए। आप कहोगे भैया ये तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। कैसे? आपका भैया 36 लिख दो, हमने कहा बेटा लिख दिए। अब आप कहोगे कि कितने जीरो हैं? 2 जीरो। कितने जीरो हैं? 2 जीरो। तो 2 अंक बाद क्या लगा दो बेटा? दशमलव लगा दो। जी तुम्हारा क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया। चुटकियों में क्या हो गया? आंसर हो गया। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 31। कौन सा? 31, जो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या
सिद्ध कीजिए कि एक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण या शांत होता है या आवृत्ति होता है। ये हमको इसमें सिद्ध करना है कि परमेय संख्या हो और उसका दशमलव शांत होना चाहिए या तो आवृत्ति होना चाहिए। अपन को सिद्ध करना है, अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अपन ने परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या बेटा, परमेय संख्या क्या होती है, अपन पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। और क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए बेटा, जीरो नहीं रख सकते। क्यू बराबर जीरो नहीं हो सकता और कुछ भी हो सकता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 3/4, अब मैं 4 का जब इसमें भाग दूंगा इसका आएगा 0.4 7 28, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ये इसका आंसर आ जाएगा 4 7 28, 4 पंचे 20, इतना आंसर आ जाएगा इसका। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 4 का भाग आप S3 में दो, भाग कितनी बार बेटा, 0 बार। घटेंगे 3 बचेंगे, दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, 0। 4 7 28, घटेंगे तो कितने बचेंगे, 2, दशमलव 0, 4 पंचे 20, पूरा कट गया। तो जब पूरा कट जाता है उसे अपन कहते हैं शांत। क्या कहते हैं, शांत। और उदाहरण के लिए देख लेते हैं, 8 का भाग 8 5/8 है, तो 8 का अपन अगर भाग 5 में देंगे तो पहले आ जाए 0, घटेगा 5, दशमलव लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे बेटा, एक 0। 8 7 56, घटेंगे 4 बचेंगे, सॉरी गलत हो गया, 8 7 56 नहीं जाएगा, 8 6 48, कितनी बार जाएगा बेटा, 6 बार। 8 6 48, घटेंगे तो कितने बचेंगे बेटा, 2। पहले 0 का 8 दूनी 16, घटेंगे 4 बचेंगे, 8 पंचे 40, पूरा बेटा क्या करेगा, कट गया। तो जिसका शेष पर 0 आ जाता है वो तो हो जाता है क्या, शांत। अब चेक करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति कैसे चेक करेंगे, ऐसे 1/3, अब 3 का भाग 1 में देना तो 0 बार जाएगा, पहले घटेगा, दशमलव लगेगा, फिर क्या बढ़ेगा, 1 0, 3 त्रिका 9, 1 बचा 0, 3 त्रिका 9, 1 बचा 0, 3 त्रिका 9। तो अपन को समझ में आ गया। देखो जे भी परमेय संख्या थी बेटा, ए भी परमेय संख्या थी और ए भी परमेय संख्या थी। तो एक जो परमेय संख्या उसका तो देखो शांत आ रहा है, निरूपण क्या है, शांत भी आ रहा है। और एक जो भी परमेय संख्या उसका जो निरूपण कर रहे हैं बेटा वो क्या आ रहा है, आवृत्ति वाला आ रहा है। आवृत्ति का मतलब होता है वही अंक रिपीट हो रहा है, ठीक है। वही अंक रिपीट हो या 2 अंक हो या 10 अंक हो, वही की वही अंक क्या होने लगे, रिपीट होने लगे, उसे कहते हैं बेटा आवृत्ति। क्या कहते हैं बेटा, आवृत्ति। तो जे भी परमेय संख्या है और जे भी परमेय संख्या है और इसका आंसर शांत भी आ रहा है और आवृत्ति भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्या शांत और आवृत्ति हो सकती है। हो सकती क्या, होती ही है, ठीक है। आपके सामने रहा प्रश्न नंबर 32, जो क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक अपरमेय संख्या का दशमलव निरूपण ना ही शांत होता है और ना ही आवृत्ति होता है। इसको अपन को सिद्ध करना है कि जो अभी तो अपन ने परमेय संख्या का निकाला था, परमेय संख्या क्या होता है बेटा, शांत भी होता है और आवृत्ति वाला भी होता है। अब ये सिद्ध करना है कि जो अपरमेय संख्या होती है उसका जो अपन निरूपण करते हैं दशमलव में, तो वो शांत भी नहीं होता है और ना ही क्या होता है बेटा, आवृत्ति वाला होता है। वो करना अपन को सिद्ध। तो अपन क्या करेंगे, पहले लिखेंगे वही कि जो परमेय संख्या होती है, इसे परमेय संख्या क्या होती है अपनी, पी बटे क्यू में होती है। तो क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर अपन 2 में अगर 5 से भाग देते तो 2 पंचों को 20, तो 0.4 है, ये तो शांत हो रहा है। लेकिन बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या, किसकी बेटा, अपरिमेय संख्या। परमेय संख्या तो क्या होती है, तुम्हें लिखना है कि परमेय संख्या शांत और आवृत्ति दोनों होती है, परंतु अपरिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5, √6, √7, ऐसे √8, √10, √11। तो ऐसे अपन ये परमेय संख्या लिख सकते हैं। ये सब अपरमेय संख्या क्या होती हैं, ना तो ये शांत होती हैं और ना ही ये आवृत्ति होती, बढ़ती चली जाती। अब आप कहोगे भैया ये क्यों बढ़ती हैं, तो मैं तुमसे कहूँगा बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं, देखो ऐसे √2 लिखा बेटा, √2 का तुम भाग विधि से क्या निकालोगे, वर्गमूल निकालोगे नहीं निकालोगे। जब दशमलव लगाते हैं तो इधर 0 0 बढ़ाते हैं, इधर हम अनंत तक 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे, सम यानी जोड़ों में हम 0 बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक, अनंत तक। जब अनंत तक जोड़े बनेंगे संख्याएं क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। क्या आएंगी बेटा, अलग अलग आएंगी, ठीक है। समझ रहे, आशा कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। इसीलिए ये ना तो ये शांत होता है और ना ही इसमें आवृत्ति होती है, ये तो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 33, कितना बेटा, 33।
जो कि इस प्रश्नावली का अंतिम और आखिरी सवाल है। आज इस प्रश्नावली का अपन यहीं समापन करते हैं, यानी पार्ट 1 आज अपन क्या कर देते बेटा, ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ क्या करेंगे, इसका समापन करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि एक संख्या रेखा पर, अपन को सिद्ध करना है कि एक संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु एकल वास्तविक संख्या निरूपित करता है। हमें पता है कि परमेय क्या बेटा, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होती है बेटा, वास्तविक संख्या। तो हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा, बड़ा चढ़ाकर कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या मिलकर के क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। कहने का मतलब वास्तविक संख्या अपरमेय भी हो सकती है, परमेय भी हो सकती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। अब वास्तविक संख्या क्यों होगी, क्योंकि जो अपरमेय और परमेय संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर वास्तविक संख्या होगी। ऐसे एक बिंदु मैंने मान लो बना दिया, अब मैंने इधर लिख दिया मान लो √3, इधर लिख दिया √5, इधर लिख दिया मैं 7, इधर लिख दिया -7। तो मैं इसे परमेय कह सकता हूँ, इसे परमेय कह सकता हूँ, इसे अपरमेय कहूँगा, इसे अपरमेय कहूँगा। लेकिन सवाल मुझसे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक बिंदु, यानी कोई भी बिंदु अगर मैं पूछूं तो वो एक सी संख्या होनी चाहिए। मैं इधर पूछूं चाहे इधर पूछूं तो वो क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। क्योंकि परमेय और अपरमेय दोनों ही क्या होती हैं बेटा, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु एकल वास्तविक संख्या निरूपित करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें। क्या कर दें, घंटे को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमें दशरथ मांझी बनना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है और कोशिश करो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।